हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा हम जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और घटना चक्र की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के, जो कि अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो रिपीटेड हैं। इससे पहले जो भी पार्ट्स आए हैं, 9-10 पार्ट्स आ चुके हैं, और आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 77 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है। जब ज़्यादा ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखते हैं, जब आप बहुत ऊंचाई पर वायुयान में होते हो और आकाश को देखते हो, तब आकाश आपको कैसा दिखता है। नीचे से नहीं पूछा है, जब आप एरोप्लेन में ऊपर होते हो और वहाँ से आप आकाश देखते हो तो वो कैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ज़्यादा ऊंचाई से वायुयान से आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 कहता है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, उसका क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी कहता है, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, उसके कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। किस कारण से? आकाश के परावर्तन, आकाश से जो परावर्तन हो रहा है और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, उस कारण से समुद्र का जो रंग है वो कैसा प्रतीत होता है, समुद्र हमें नीला प्रतीत होता है। तो किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बैंगनी और नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके स्वरूप जो समुद्र का रंग है वो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 कहता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। जो घास होती है, जब हम उसको देखते हैं तो वो ग्रीन कलर को ही हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, इसलिए हमें घास हरी दिखाई देती है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जैसे कि लाल है, बैंगनी, नीला, नारंगी, इसको ये अवशोषित कर लेते हैं और हरे रंग को क्या करते हैं, परावर्तित। जब प्रकाश घास पर पड़ता है तो वो इन सब रंगों को अवशोषित कर लेता है, जबकि हरे रंग को क्या कर देता है, परावर्तित। और हमें जो घास है वो कैसी दिखाई देती है, हरे रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में जो उत्पन्न लाल विचलन है, रेड शिफ्ट है, वो दर्शाता है कि हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। डॉपलर प्रभाव क्या बताता है, आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में जो लाल विचलन है उसको दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि वो हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 81 क्वेश्चन की। तो ये कहता है, एक न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की जो चाल है वो प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा। ठीक है, रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है और रॉकेट यान में जो स्थित यात्री हैं उनको तो प्रकाश नीला दिख रहा है, लेकिन जो पृथ्वी पर हैं उनको कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को नीला दिखाई दे रहा है तो जो पृथ्वी पर स्थित है उनको कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखने वाले प्रकाश के रंग को ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का यूज़ करते हैं, V इज टू आई। ठीक है, और ब्रैकेट में लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा इंटू सी। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे 82। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का यूज़ किया जाता है। पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा जो दर्पण है, कौन सा जो मिरर होता है वो यूज़ होता है, तो उत्तल दर्पण यूज़ होता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण। कार में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए जो मिरर साइड में लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगर हम, तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा जो प्रतिबिंब है वो बनता है, आभासी, सीधा और छोटा, जिससे उस वस्तु को पूरा देखा जा सके, इसलिए छोटा बनता है। ठीक है, तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कार के पीछे आने वाली यातायात को देखने के लिए फिर से ही सेम क्वेश्चन है, किसका यूज़ करेंगे, तो उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। तो आई होप अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में, तो वही बात है, थोड़ी लैंग्वेज को घुमाया है। तो पृष्ठ दृष्टि यानी कि पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। 85th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का यूज़ होता है, शेव करने के लिए कौन से मिरर का यूज़ होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, शेव करने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ होता है। उसमें हमें बारीकी चीज़ों को देखना होता है, बारीकी से करना होता है, इसलिए वहाँ पर यूज़ होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की होती है और अंदर का तल जो है परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का यूज़ दाढ़ी बनाने में और बाल बनाने वाले शीशे में हम करते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि शेव करने वाले मिरर में कौन सा दर्पण होता है, अवतल यानी कॉनकेव लेंस होता है। 86 की बात करते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। धूप से बचने का जो छाता है उसमें कलर कॉम्बिनेशन जो होगा, कलर का संयोजन किस तरह से उसमें सही होता है, तो ऊपर उजला नीचे काला। यहाँ पर ऑप्शन बी आप देखिए करेक्ट है, ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला। थोड़ा इसकी बात करते हैं, तो श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है। जो वाइट कलर होता है वो बहुत कम ऊष्मा को अवशोषित करता है, हीट को बहुत कम ऑब्जर्व करता है। तो छाते की जो ऊपरी सतह है वो सफ़ेद होने से कम गर्मी धूप में उसमें छाते में आएगी और धूप से बचा जा सकेगा अगर वो ऊपर से क्या होगा, सफ़ेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 87। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोल दूरदर्शी होती है उससे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी से जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी और कैसी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, यानी कि काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगी, आभासी और बड़ी, किससे, खगोलीय दूरदर्शी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखेंगे, वो बिल्कुल समानांतर हैं और समतल दर्पण है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पणों को आप पैरेलल रख दीजिए समानांतर, तो उनके बीच में कोई वस्तु रख दीजिए तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, तो उसकी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, अनंत इमेजेस बनेंगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो उस बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर नया प्रतिबिंब बनाता है। हर एक प्रतिबिंब जो बनेगा वो दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनाएंगे और इस तरह ये क्रम चलता रहेगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 89। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है, यानी कि थीटा कोण पर जब किसी दर्पण को घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा। अगर किसी दर्पण को आप थीटा कोण से घुमा रहे हो तो परावर्तित किरण जो घूमेगी वो 2 थीटा घूमेगी, यानी इसका डबल घूमेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर
करेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि डबल यानी दुगना क्यों होगा। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा परावर्तित नहीं होती है, तब परावर्तित किरण का घूर्णन कोण दर्पण के घूर्णन से डबल होगा। जब भी आपतित प्रकाश किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन कोण होगा, वो जो पहले दर्पण का घूर्णित कोण है उससे क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91st क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कथन और कारण आपको गिवन है। कथन कहता है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। तो क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई जो कांच की छोटी छोटी मणिकाएं टाइप्स होती हैं, उन पर प्रकाश पड़ने पर वो चमकने लगती हैं। इसका क्या कारण दिया हुआ है वो देख लेते हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान यानी कि क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है। प्रकाश पूर्णतः रिफ्लेक्ट होगा जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगा, और अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके अच्छे से इसको फिर से पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पर कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है और अपेक्षाकृत डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ वो क्या करता है, एक रेयर मीडियम में चेंज हो जाता है। इसी कारण से ये जो मणिकाएँ हैं प्रकाश पड़ने पर तेज़ी से चमकने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये बहुत सिंपल है, आपने प्रैक्टिकल में किया भी होगा, आई होप किसी भी अपनी क्लास में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब प्रिज्म से हम लाइट पास करते हैं तो वो अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93rd, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है गिवन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर ऑप्शन डी का जो एक सीक्वेंस है वो करेक्ट है, नीला, हरा और पीला। इसका हम पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर नीला, हरा और पीला सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th कहता है इनमें से हमें सही बताना है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी घटनाएं होती हैं? जो भौतिक घटनाएं हैं इनमें से कौन कौन सी होती हैं जब इंद्रधनुष बनता है? तो यहाँ पर देखिए ना, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, 3 घटनाएं आपको गिवन है और ये तीनों ही होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब वर्षा की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, वो जब धूप उन बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, और इसके लिए 3 घटनाएं जो हैं वो होती हैं। परिक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 95th कहता है इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? बीच में कौन सा कलर होता है? तो बीच में होता है ग्रीन कलर। ठीक है, जैसे कि विबग्योर आपको पता है, तो उसके हिसाब से बीच में कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। हरा यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं। ठीक है, वर्णपट्टी यानी कि कॉर्नर पे कौन कौन से कलर होते हैं? तो बैंगनी और लाल होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? अगर दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई देने लगे तो वो कौन सी दिशा में दिखाई देगा? तो ये नहीं देख सकते। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्यों, वो भी देख लेते हैं। दोपहर के 12 बजे सूर्य होता है सीधे सिर के ऊपर, अतः प्रकाश का जो अपवर्तन है वर्षा की बूंदों में होगा ही नहीं और इंद्रधनुष हमें दिखाई ही नहीं देगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जिस दिशा में सूर्य होगा उससे विपरीत दिशा में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। जब सूर्य पूर्व में होता है यानी कि सुबह के समय, तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देता है, और जब सूर्य पश्चिम में होता है यानी कि शाम के टाइम, तो इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। लेकिन दोपहर में आपको ये दिखाई ही नहीं देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
98 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको क्या गिवन है, कथन और कारण गिवन है। कथन कहता है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक छड़ी को जब जल में आप तिरछी स्थिति में डुबोएंगे तो बगल से देखेंगे तो छोटी छड़ी दिखेगी और जल की सतह पर झुकी हुई दिखेगी। इसका कारण क्या है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। तो कारण तो इसका सही नहीं है, लेकिन हाँ ये कथन बिल्कुल सही है कि हमें छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, ये बात सही है। लेकिन इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती हैं तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हो जाती हैं और हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। तो इसका कारण ये गलत है, लेकिन जो कथन है वो सही है। गाइस ये आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।